अप्रैल 1958 में लाहौर जाने वाले एक मुसाफिर को कराची एयरपोर्ट पर रोका गया तो इनके पास से 3100 तोला सोना बरामद हुआ। कराची कस्टम हकाम ने जब प्रेस हैंडआउट में बताया कि उन्होंने 2000 तोले सोना जब्त किया है तो पुलिस की तहवील में मौजूद इस मुसाफिर ने इनकी तस्दीक की कि ये 2000 नहीं 3100 तोले सोना था। ये शख्स जल्द ही जेल से रहा भी हो गया और सिर्फ 5 माह बाद ही कसूर के करीब वाक़या एक सरहदी गाँव में नुमदार हुआ, जहाँ इसे अमृतसर पुलिस से बचने के लिए सोने की 45 ईंटें छोड़कर फरार होना पड़ा। 6 साल बाद ये शख्स दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए दोबारा मंजरे आम पर आया, जब वो चांदनी चौक में मोती बाजार के एक ताजर के साथ सोने का एक मुआहदा कर रहा था। ये शख्स तो पुलिस से बच निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन इसका एक साथी पकड़ा गया और पुलिस ने इससे सोने की 44 ईंटें भी बरामद कर लीं। लाहौर से निकलने वाले एक अखबार ने सन 1977 में इस शख्स को कुछ ऐसे बयान किया: गोल्डन मफरूर, एक गैर मामूली शख्स, भेद बदलने का माहिर और लूमड़ी जैसा मक्कार। इस शख्स का नाम पाकिस्तान और इंटरपोल की फहरिस्त में शामिल था और ये अक्सर दिल्ली, दुबई और लंदन का सफ़र किया करता था। और ये शख्स कोई और नहीं, सेठ आबिद थे। सेठ आबिद जो 85 वर्ष की उम्र में वफात पा चुके हैं। उन्हें पाकिस्तान में गोल्ड बादशाह की हैसियत से भी जाना जाता है और उनका शुमार उन अमीर तरीन अफराद में भी किया जाता है जिनकी दौलत का इन्हिसार सोने की स्मगलिंग पर था। वजीर आज़म इमरान खान ने भी सेठ आबिद की वफात पर अफसोस का इजहार करते हुए इनके अहले खाना से ताज़ियत की है और शौकत खानम के लिए इनके एहतियात का जिक्र किया है। स्मगलिंग के कारोबार में सोने का बादशाह बनने के लिए किसी को भी सरहद के आर पार अपने नेटवर्क कायम करना होते हैं और रियासती अशराफिया और सरकारी अफसरान के साथ भी ताल्लुकात कायम करना होते हैं। इसके अलावा माशरे में अपना मकाम कायम रखने के लिए अखलाकी बुनियादों पर गैर सगाली का एक वसी निज़ाम भी कायम करना पड़ता है। सेठ आबिद का अरूज पाकिस्तान और इंडिया की सरहद की तश्कील के साथ ही सामने आया। वो कसूर के सरहदी इलाके में पैदा हुए और वहीं पर पले बढ़े, जहां इनके शेख तजारती कबीले के मेंबरान हिंदुस्तान की तकसीम से पहले कलकत्ता में चमड़े की तजारत करते थे। सेठ आबिद सन 1950 में उस वक्त कराची मुंतकिल हो गए जब इनके वालिद ने कराची के सराफा बाजार में सोने और चांदी का कारोबार शुरू किया। कुछ ऐसे माहीगीर जो दुबई से कराची सोने की स्मगलिंग करते थे, इनसे मुलाकात के बाद सेठ आबिद ने सोने की स्मगलिंग की दुनिया में कदम रखा। 50 की दहाई के इख्तिताम तक उन्होंने एक माहीगीर कासिम भट्टी के साथ मिलकर पाकिस्तान में सोने की स्मगलिंग में अपनी इजारादारी कायम की। सेठ आबिद का शुमार इन स्मगलों में होता है जो पाकिस्तानी तनाज़ुर में सोने की स्मगलिंग और स्मगलिंग की मईशत में इंतहाई अहम थे। इनकी ताकत कराची की बंदरगाह, पंजाब की सरहद, हुकूमती इंतजामिया और सियासी हलकों में तो मौजूद थी ही, लेकिन वो सरहद की दूसरी जानिब और इससे भी आगे बहुत से काम सर अंजाम दे सकते थे। लंदन, दिल्ली और दुबई में अबूरी राब्तों के साथ साथ सेठ आबिद ने 1950 से 1980 के दौरान इंडिया की सोने की स्मगलिंग पर कायम इजारादारी को ख़त्म कर दिया। सेठ आबिद ये तमाम तर सलाहियतें 1950 की दहाई के अवाखिर तक हासिल कर चुके थे, जब इनका स्मगलिंग का निज़ाम लंदन, दिल्ली और कराची में एजेंट्स की तवज्जो अपनी जानिब मबदूल करवाने और पाकिस्तान और इंडिया के माबेन पंजाब के सरहदी इलाकों तक फैल चुका था। इब्तदाई तौर पर यह निज़ाम करीबी रिश्तेदारों के नेटवर्क पर मुश्तमिल था। इनके भाई हाजी अशरफ, जो बहुत फरावानी से अरबी जुबान बोल सकते थे, दुबई में मुकीम थे, जबकि इनके दामाद गुलाम सरवर अक्सर और बेशतर दिल्ली जाते थे और सोने के स्मगलर हरबनस लाल से मुलाकात करते थे। सेठ आबिद का नाम पहली बार इंडियन प्रेस में उस वक्त सामने आया जब सन 1963 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दी कि पाकिस्तान के गोल्ड किंग के इंडिया में रवाबत हैं, जबकि इनके बहनोई को दिल्ली में सोने की 44 ईंटों के साथ गिरफ्तार किया गया। ब्रिटिश एयरवेज में काम करने वाले चार्ल्स मिलोनी को सेठ आबिद का बरतानिया में सहूलतकार फर्ज किया गया। सेठ आबिद हर बरस हज पर भी जाते और इसके साथ ही अरब शेख्स ऑपरेटर्स के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते। जब इनका स्मगलिंग का कारोबार मजीद वसी हुआ तो उन्होंने पंजाब के सरहदी इलाकों के देहातों में रहने वाले कुछ एजेंट्स को सोने की स्मगलिंग की फ्रेंचाइज दी, जिनमें नुमायां तौर पर घर की दयाल और ऐवान कम्युनिटी के लोग शामिल थे। सेठ आबिद के दर्जनों हरीफ थे, लेकिन किसी के पास भी इन जैसी सलाहियतें, रवाबित और सरमाया नहीं था। इनके बहुत से हरीफों के बरक्स सेठ पर इनके तवील कैरियर के दौरान कभी भी फर्द जुर्म आयद नहीं की गई, हालांकि इनके खिलाफ कई FIR दर्ज की गई। 1950 और 1960 के दहाइयों में दुनिया भर में सेठ आबिद की स्मगलिंग की तजारत ने फ़रोग पाया, जिसमें कभी कभी उन्हें रियासत की सरपरस्ती भी हासिल होती और लाहौर, कराची, दुबई और लंदन में सरमायाकारी और असासों की बदौलत उन्हें पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा दौलतमंद लोगों में शामिल किया गया।
1970 की दहाई में सेठ आबिद की स्मगलिंग की वसी कार्रवाइयों को जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत के दौरान कुछ रुकावटों का सामना भी रहा और उनके कुछ असासों पर कब्जा कर लिया गया। सन 1974 में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी सोचा ना था। लाहौर शहर में सेठ आबिद की रिहाइशगाह पर पुलिस के एक बड़े छापे में पाकिस्तानी करेंसी जिसकी मालियत तकरीबन 12.5 मिलियन थी बरामद हुई। उसके साथ साथ 40 लाख मालियत का सोना, 20 लाख मालियत की स्विस घड़ियां भी कब्जे में ली गईं। इस छापे में लाहौर पुलिस ने 3 गाड़ियां और दर्जन भर घोड़ों को भी अपनी तहवील में लिया, जिन्हें गैर कानूनी सामान की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अखबारात ने इस खबर की सुर्खी कुछ ऐसे लगाई, पाकिस्तान की तारीख का स्मगलिंग का सबसे बड़ा केस और पाकिस्तान के गोल्ड किंग सेठ आबिद पर आलमी सतह पर स्मगलिंग कार्रवाइयों में मुलविस होने का इल्जाम लगाया गया। वजीर आजम भुट्टो ने सेठ आबिद इंटरनेशनल स्मगलिंग केस के लिए एक खुसूसी ट्रिब्यूनल कायम किया। इस ट्रिब्यूनल ने दर्जनों गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए, जबकि कई वार्निंग के बावजूद सेठ आबिद ट्रिब्यूनल के सामने पेश न हुए। सेठ की गिरफ्तारी का मामला न सिर्फ पाकिस्तानियों की रोजमर्रा की गुफ्तगू का हिस्सा बन गया, बल्कि भुट्टो हुकूमत के लिए रियासती रेट का भी एक टेस्ट केस बन गया। पाकिस्तान में इंतहाई मतलूब शख्स की तलाश के लिए मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिनमें पाकिस्तानी फौज, पुलिस, रेंजर और नेवल गार्ड की छापामार टीमों को तश्कील दिया गया। कराची में सेठ आबिद की रिहाइशगाह पर भी छापा मारा गया, जहां से बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी और सोने की ईंटें बरामद की गई। सन 1970 में जब कराची कोस्टल गार्ड को इत्तला मिली कि सेठ आबिद नॉर्थ नाज़िमाबाद में अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने आ रहे हैं, तो वहां पे भी छापा मारा गया, लेकिन इससे पहले ही सेठ आबिद वहां से फरार हो चुके थे। सितंबर 1970 में सेठ आबिद ने अपनी मर्जी से रिया की फौजी हुकूमत के सामने रज़ाकाराना तौर पर हथियार डाल दिए और अपने जब्त असासों की वापसी के लिए भी बातचीत की। इस साल दिसंबर में फौजी हुकूमत की प्रेस ने बताया कि सेठ ने लेफ्टिनेंट जनरल जहांजेब अरबाब को जिनाब पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर अस्पताल के तामीराती मंसूबे और अब्बासी शहीद अस्पताल के बर्न वार्ड के लिए 1,51,000 रुपए की बड़ी इमदाद दी है। सेठ आबिद अब कोई कारोबारी मुजरिम नहीं, बल्कि एक पुरअज़म मुहिब्बे वतन बन चुके थे, जो रियासत और माशरे की भलाई के लिए फराग दिली से एहतियात दे रहे थे। इनकी इस शोहरत में उस वक्त मजीद इजाफा हुआ जब इनका नाम मुल्क के जोहरी प्रोग्राम में भी सामने आया। पाकिस्तानी तनाज़ुर में सेठ आबिद को बड़े पैमाने पर एक ऐसे शख्स के तौर पर जाना जाता है जिसने पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम की तरक्की में मावनत करके एक स्मगलर की हैसियत को शहरी लेजेंड में मुंतकिल किया। अगरचा सेठ आबिद ने सारी जिंदगी तशहीर से गुरेज किया, लेकिन फिर भी उन्हें शोहरत मिली। इनका नाम कौमी सतह पर उस वक्त मशहूर हुआ जब उन्होंने एक टीवी शो में नीलामी के दौरान क्रिकेटर जावेद मियां दाद का शारजा इनिंग में इस्तेमाल होने वाला बल्ला अपने बेटे के लिए 5 लाख में खरीदा। 1990 की दहाई तक वो लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर वसी प्रॉपर्टी रखने की वजह से शहर के सबसे ज्यादा वसाइल रखने वाले प्रॉपर्टी डेवलपर बनकर उभरे। वो कराची में भी कई जायदादों के मालिक थे और पनामा लीग में नाम आने के बाद उन्होंने अपने असासे ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में मुंतकिल कर दिए थे। जब अखबारात ने उन्हें बदनामे ज़माना पाकिस्तानी सोने के बादशाह स्मगलर की हैसियत से पेश किया, तो सेठ ने इसके खिलाफ एहतजाज किया और अपने आप को ऐसे लोगों में से एक शख्स के तौर पर पेश किया जिसने सोने को आम लोगों की रसाई तक पहुंचाया। सेठ आबिद ने लाहौर के एक अखबार के एडिटर को बताया कि मुझे सोने का बदनाम स्मगलर क्यों कहा जाता है। मैं अपनी बहनों और बेटियों की शादियों के लिए सस्ता सोना फराम कर रहा हूँ। मैं माशरे और रियासत के लिए उम्दा खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। किसी भी तारीफ और पहचान की बजाय मैं बदनाम हो चुका हूँ। सेठ आबिद अब वफात पा चुके हैं, लेकिन इनकी शख्सियत आने वाले दिनों में कई अशकाल और मानों में जिंदा रह सकती है।